morning students. Today we will discuss about chapter 6 of civics, understanding our criminal justice system. So now let's start the chapter. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons. कि जब हम किसी को क्राइम करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रियल लाइफ में या फिर फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं और क्या करते हैं, वो अपराधियों को अरेस्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन्स वी ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड थिंक दैट इट इज़ द पुलिस who decide whether a person is guilty or not. This, however, is far from true. After a person is arrested, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. कि जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, पुलिस का जो रोल होता है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो कोर्ट ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज़ टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे फेयर ट्रायल का अधिकार दिया गया होता है, कि उसको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। सो यहाँ पर हम फिर आगे देखते हैं कि डू यू नो व्हाट इज़ मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल। क्या आप जानते हैं कि जो फेयर ट्रायल होता है वो उसका क्या मतलब होता है। हैव यू हियर्ड ऑन ऑफ एन FIR। क्या आपने FIR के बारे में सुना है। और डू यू नो who a public prosecutor is. In this chapter we use a fictional case of thief to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice. तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम एक फिक्शनल केस ऑफ थीफ्ट का होता है जिसके वजह से हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस जो होते हैं उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझाने की कोशिश की जाती है कि जो न्याय होता है, जस्टिस पाने के लिए जो प्रोसेस होता है किस तरह से काम करता है। एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मोस्ट केसेस गो थ्रू ए प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन अवर फिक्शनल केस। यहाँ पर जो ज़्यादातर केस होते हैं वो उसमें यहाँ पर ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो उसी प्रोसेस से गुजरते हैं जिसका हमने अपने जो फिक्शनल एग्जाम्पल लिया है, फिक्शनल केस जो लिया है उसमें हमने इसका जिक्र किया। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेस एज वेल एज द रोल दैट डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्रूशियल सो दैट इफ एवर द ओकेजन should arise you are aware of the process that should be followed। कि यहाँ पर क्या है कि इन प्रोसेस को समझना और यहाँ आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की जो भूमिका होती है, जो रोल होता है, उनको समझना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो यहाँ पर एक लाइन दी हुई होती है कि आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे सुनवाई का अधिकार है, मेरी सुनवाई हो। अब हम यहाँ पर एक फिक्शनल जो केस होता है उसका जिक्र किया था हमने, तो यहाँ पर फिक्शनल केस होता है उसके बारे में बताया हुआ होता है। एज देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिसिस सिंधे इज गेटिंग ड्रेस्ड शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर एवर एन आवर। कि मिसिस सिंधे जो होती है एक अपार्टमेंट में जो रहती है, मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहती है, वो तैयार हो रही है लेकिन उसे
उसकी जो गोल्ड चेन होती है उसको दिखाई नहीं दे रही। 1 घंटे से वो गले का जो हार होता है उसको ढूंढ रही होती है। मिस्टर शिंदे अपनी बीवी को कहते हैं कि हरी अप, जल्दी करो, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, कि हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। मिसिस शिंदे कहती है आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, मुझे अपनी सोने की चेन नहीं मिल रही। इट इज़ नॉट इन द ड्रॉयर, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट। और वो किसके ऊपर सस्पेक्ट कर रही है? उसकी जो काम वाली होती है, मेड होती है, उसके ऊपर सस्पेक्ट कर रही है कि हो सकता है उसने वो चैन चुरा ली। शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। शांति जो उसके घर में पिछले 3 साल से काम कर रही होती है, वो उससे पूछते, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। शांति क्या तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार? अपना जो ट्रंक होता है वो लाओ, मैं अभी तुम्हारी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो उसे अभी लौटा दो। इस पर शांति कहती है मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, मैंने इसे नहीं चुराया। मिस्टर शिंदे जो होता है वो शांति का ट्रंक सर्च करता है और उसको एक एनवेलप मिलता है, उसके अंदर उसको 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। He screams at Shanti saying that this is money she has got from selling the chain. वो कहता है कि ये जो 10,000 रुपये उसको मिलते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और ये वही पैसा होता है। शांति कहती है साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर, वी वांट टू बाय ए बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट होती हूँ। मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन, आई हैव कम टू, अब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं आई हैव कम टू फाइल एन FIR, देयर हैज़ बीन ए थिफ इन माई हाउस, माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। मिस्टर शिंदे कहता है कि मैं एक FIR लिखवाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है और घर की जो मेड होती है शांति, उन्होंने मेरी जो वाइफ होती है उसका हार चुरा लिया है। सब इंस्पेक्टर रॉय रिकॉर्ड मिस्टर शिंदेज FIR। मिस्टर जो शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव जो होता है उसने FIR दर्ज कर ली। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर, अब मिस्टर शिंदे सब इंस्पेक्टर के साथ वापस आते हैं और वो शांति जो होती है उसको अरेस्ट करवा देते हैं। उसके बाद उसको जेल ले जाया जाता है। फिर शांति का जो भाई होता है सुशील, शांति's ब्रदर अराइव एंड प्लीड विद SIRO टू रिलीज शांति को, वो शांति को छोड़ दे। इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि सी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थीफ ऑफ ए गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर। आप उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम होता है, आप कोर्ट जाइए और वहाँ से बेल ऑर्डर ले आइए। बट देयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर, लेकिन मेरे पास लॉयर हायर करने के लिए पैसे नहीं है। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरली फॉर हर, और वो उसको कहता है कि उसके पास कोई जमानत, उसके लिए कोई जमानती नहीं बनेगा। आपने हमारी सारी कमाई अपने पास रख ली है, यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील इट, और अब मैं लॉयर जो होता है कैसे हायर करूँ। SI रॉय forcibly keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Roy and other police constables. They try and make him confess that he had his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood. As Sushil keep repeating that he is an innocent फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। कि सुशील को भी 2 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसको राव और उसके जो कांस्टेबल होते हैं, पुलिस कांस्टेबल्स, वो उसको पीटते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसको ट्राई करवाते हैं कि वो कन्फेस करे कि वही या उसकी बहन जो होती है वो क्या होती है, मेन अपराधी होती है। और वो उसको बोलते हैं कि उनका एक गैंग होता है डोमेस्टिक सर्वेंट का, जो कि ज्वेलरी चुराने का काम करता है घरों से। मिस्टर शिंदे के नेबरहुड से भी कुछ ज्वेलरी चोरी हुई है, उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई है। लेकिन सुशील जो होता है वो यही रिपीट करता है कि वो एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर होता है और 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर 1 month, 1 month के बाद शांति को
बेल मिल जाती है। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरली फॉर हर ₹20,000, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं होता है। शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, इसलिए वो जेल में ही रही। शी इज़ वेरी ट्रेमेटाइज्ड, वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है, गहरे सदमे में होती है। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपनिंग ड्यूरिंग द ट्रायल, और वो ये भी चिंता करती है, इसलिए भी डरी होती है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। वो जेल में सोचती है व्हाट विल हैपन टू मी, मैंने क्या किया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड येट आई एम बिहाइंड बार जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट, मैं केवल मैडम की शक की वजह से यहाँ पर हूँ। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक, और जो पैसे मैंने बचाए थे क्या वह कभी हमें वापस मिलेगा। तो इस तरह से वो सोच रही होती है जेल में। द पुलिस फाइल्स ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। जो पुलिस होती है वो चार्जशीट फाइल करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और कोर्ट जो होता है उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है और दूसरी उसको विटनेस के तौर पर शांति को दे देता है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस के रूप में शांति को दे देता है। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। शांति उनको कहती है कि उनके पास कोई वकील नहीं है इस झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसकी दलील सुनकर क्या करता है कि उसका एक लॉयर अपॉइंट कर देता है जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंशन से होता है, कि गवर्नमेंट एक्सपेंशन के ऊपर कमला रॉय जो होती है उसको शांति के डिफेंस लॉयर के रूप में उसका लॉयर बना देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ फंडामेंटल राइट्स टू बी defended by a lawyer. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizens who is unable to engage one due to poverty or other disability. कि जो आर्टिकल 22 होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या कहता है कि हर पर्सन को ये फंडामेंटल राइट्स होता है, मौलिक अधिकार प्राप्त होता है कि एक वकील के जरिए अपना बचाव करे। और जो आर्टिकल 39A होता है उसमें नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट के ऊपर सौंपी गई है, जो कि किसी पुअर या किसी वजह से वकील नहीं रख सकता। जो सिटीजन गरीबी की वजह से किसी और वजह से वकील नहीं रख सकता, उसको वकील कौन करवाता है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकारी खर्चे पर उनको वकील मुहैया करवाए। अब हम देखते हैं कि जो एडवोकेट जो गवर्नमेंट की ओर से एडवोकेट उन्होंने अपॉइंट की थी उनके केस के लिए, वो आगे क्या कार्रवाई करती है। एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट में उससे मिलती है, उससे पूछती है उसके केस के बारे में। हियर आर माई केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन, कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया। दे फाउंड ₹10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together. लेकिन ये जो मनी होती है मैंने अपनी सेविंग से इकट्ठी की है। The court frames a charge of the theft of Mrs. Sindhe's gold chain and possessions of money ₹10,000 got from selling stolen property against शांति। की अदालत जो होती है शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती जो सिंधे होती है उसके सोने का हार चुराया और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले उसके पास गए। शांति कहती है आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। अब आगे देखते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट्स मिस्टर एंड मिसिस सिंधे एज ए की विटनेस। जो सरकारी वकील होता है वो स्टेट की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है, वह मिस्टर एंड मिसिस सिंधे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। सो टेल मी मिसिस सिंधे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग,
तो आप मुझे बताइए श्रीमती शिंदे, आप हार किस तरह से गायब हुआ, आपका जो हार होता है। फिर श्रीमती शिंदे उसको बताती है कि मैंने सोने का हार अपनी जो ड्रॉवर होता है उसके अंदर रखा था, ड्रॉवर के अंदर, और शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा और कोई भी पर्सन मेरे कमरे में नहीं आता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके जो ट्रंक होता है उसकी तलाशी ली है, जिसमें से ये एनवेलोप निकला है जिसके 10,000 रुपये होते हैं। इसको देखकर हम अचंभे में पड़ गए। हो सकता है उसने चोरी की हो और हार को बेचकर ये पैसे इकट्ठे किए हो। तो उसके ऊपर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो कहता है, so what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, nor did you recover the chain, no on Shanti. Also in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month. कि आपने उसको चोरी करते हुए नहीं देखा और नए शांति के पास चोरी का हार मिला है, और पिछले 3 साल से आपके घर में काम कर रही है और तब से कोई भी चीज़ आपके घर में चोरी नहीं हुआ। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये भी पे करते हो। Advocate Roy examined Sushil and his employer as a defense witness. Through their testimony, she is able to show that the ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. जो एडवोकेट रॉय होती है वो क्या एग्जामिन करती है कि गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल करती है, और दोनों के बयान होते हैं, उनके आधार पर सुश्री जो होती है सुश्री रॉय ये साबित कर देती है कि शांति के जो बक्से के अंदर जो 10,000 रुपये मिलते हैं वो सुशील और शांति की कमाई की रकम होती है। तो इस तरह से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो इस केस को सोल्व करता है। As the trial in nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has boosted a gang of young men who have been stealing jewelries from the Sindh's neighborhood. और क्या होता है कि जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तब सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग पकड़ा है जो कि ज्वेलरी चुराने का काम करता है, और श्रीमती जो शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के मेंबर होते हैं। उनके पास से मिसेस शिंदे का हार जो होता है उनको मिल जाता है, और सुशील यह बात किसको बताता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको बताता है, और वो गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में बुलाता है। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। मिस्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है। जी हाँ। अब इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde as hers. We were boasting a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. मैंने कुछ लड़कों का गिरोह भी पकड़ा है जिसने हार चुराया था। उन्होंने अपना जो इल्ज़ाम होता है उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और उन्होंने यह हार चुराया था। तो इस पर जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या कहता है, जज हियर्स टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेस। सारे जो गवाह होते हैं उनके बयान सुनते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनते हैं, उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके सामने दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसको एक्विटेड कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थीफ्ट। जो जज होते हैं वो शांति को बोलते हैं कि आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से लिए थे वो भी आपको लौटा दिए जाएंगे। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर रॉय जो होता है उसकी लापरवाही पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो इस तरह से ये एक फिक्शनल केस होता है जिसके थ्रू समझाया कि एक FIR होती है कैसे लिखी जाती है। From the above incident, you can see that the 4 key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge. इस घटना के आधार पर, इस इंसिडेंट के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिफेंस लॉयर एंड जज जो होते हैं ये 4 अधिकारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य होते हैं, 4 की प्लेयर्स होते हैं।
आगे हम देखेंगे कि यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस, नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। अब हम इनके जो रोल्स होते हैं उनको आगे विस्तार से जानेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. An investigation include recording statement of witness and collecting different kinds of evidence. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. पुलिस जो होती है उसका एक इम्पोर्टेंट काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए जो विटनेस होते हैं उनके बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो सबूत होते हैं सबूतों से आरोपी का दोष साबित दिखाई दे रहा है तो पुलिस जो होती है अदालत में एक चार्जशीट दाखिल कर देती। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence point to the guilty or the accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of police, it is the job of judge. It is the not job of police to decide whether a person is guilty or innocent. दैट इट फॉर द जज टू डिसाइड। ये कौन डिसाइड करता है? जज डिसाइड करता है कि वो पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट। यू रेड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड, which means that everyone is subject to law of land. This include the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human राइट्स। क्या होता है कि पुलिस जो होती है आपने यूनिट 2 के अंदर आपने देखा है पढ़ा है कि यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो जो यूनिट 2 होती है आपने उसमें लॉ के बारे में पढ़ा है कि लॉ कानून का जो शासन होता है उसका सीधा मतलब होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन होता है। पुलिस भी इसी लॉ के तहत आती है। क्या होता है पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और ह्यूमन राइट्स का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइन दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस होती है सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के अंदर हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन तय किए। इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होता है, इंटेरोगेशन के थ्रू क्या होता है कि पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का राइट नहीं होता है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिकल 22 जो होता है वो कुछ हमें राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। उनके अंदर आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ granted to every arrested person the following fundamental rights. First होता है the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. कि गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की गई है, उसको रीजन जानने का अधिकार होता है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए माइग्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। उसको ये भी अधिकार होता है कि गिरफ्तारी के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। थर्ड होता है कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। क्या होता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार होता है कि उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। फोर्थ होता है ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वोमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। कि 15 ईयर से कम एज का जो बॉय होता है उसको या फिर वोमेन को
किसी भी वुमेन को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमें मिले होते हैं, जो कि आर्टिकल 22 के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, बाकी का जो चैप्टर होता है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर